जमीन से सीखा सब्र, आसमान से उड़ान। जमीन से सीखा सब्र, आसमान से उड़ान, नदियों से बहना, पहाड़ों से पहचान। नदियों से बहना, पहाड़ों से पहचान, भूगोल ने सिखाया बदलते हैं रास्ते। भूगोल ने सिखाया बदलते हैं रास्ते, पर जीतता वही है, पर जीतता वही है जो खुद पर रखता है विश्वास, जो खुद पर रखता है विश्वास। तो साथियों, आज इसी कड़ी के साथ हमारी भूगोल की क्लास शुरुआत हो चुकी है। हमने पिछली क्लास में आप लोगों से पहले ही कहा था कि हम भूगोल से या फिर पॉलिटिकल साइंस से अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे लाइव। तो यहां पर अब हमारी भूगोल से क्लास की शुरुआत हो चुकी है और ये कभी ना बंद होने वाली क्लास है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा स्टूडियो है, सेटअप हो चुका है। पहले मोबाइल से बनाते थे, इसलिए कभी कभी वीडियो बनाते थे, कभी नहीं बनाते थे। फिर 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन काम करते थे, उसके बाद काम नहीं करते थे। लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा स्टूडियो है और अब हमें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन काम करना है खास तौर पे, इसलिए हम यहां पर निश्चित रूप से आपको डेली वीडियो देंगे। तो चलो फटाक से क्या करते हैं, ज्योग्राफी की क्लास की आज शुरुआत करते हैं। और यकीन मानिए, आपको हमारी इस ज्योग्राफी की क्लास में मजा ना आ जाए ना, तो फिर कमेंट में लिख करके जाना कि सर मजा नहीं है, तो अगली बार मैं और भी बढ़िया बनाने का प्रयास करूंगा। तो चलो फटाक से क्या करते हैं, अपनी ज्योग्राफी की क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये हमारा ज्योग्राफी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर भारत एवं विश्व का भूगोल है और भारत एवं विश्व का भूगोल यानी इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी से हमारी क्लास की शुरुआत हो रही है। तो आप इसको देख सकते हैं। तब तक हम लगा लेते हैं, अपनी माइक को सेट कर लेते हैं। माइक की बात कर रहे हैं, माइक की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पर तो वो इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी की हम बात कर रहे हैं और ये खासतौर पे जो क्लास होगी ना साथियों, ये खासतौर पे क्लास जो है वो यूपीएससी, सीएससी, आईएएस और पीसीएस के लिए होगी। जो आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए हमारी क्लास है। और जिन विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी वनडे के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, वो जाएंगे और हमारा एक नया यूट्यूब चैनल उनको मिल जाएगा 2 दिन 3 दिन के आगे पीछे। और उस हमारे नए यूट्यूब चैनल का नाम है, पहले से हम आपको बता देते हैं कि शिक्षा फॉर वनडे क्लासेस या वनडे एग्जाम्स, ऐसा कुछ नाम है उसका रहेगा। तो अब इसे हम बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भूगोल की क्लास की शुरुआत करते हैं, वर्ल्ड एंड इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं। और ये क्लास हमारी खास तौर पे यूपीएससी के लिए होगा। साथियों, आप देख रहे हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल शिक्षा यस, मैं आपका अपना दोस्त राज वर्मा 3P सर। और आज से हम क्या करते हैं, अपनी ज्योग्राफी की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाक से। हमारे पास सबसे पहली हेडिंग है कि जैसा कि हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं कि भाई भूगोल तो बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे, पढ़ाया भी गया होगा और आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। लेकिन आज हम आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे आपका जो इंटरेस्ट है वो भूगोल पर और भी बढ़ेगा और आपको थोड़ा सा यूनिक तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखिए कि भूगोल क्या है, व्हाट इज जियोग्राफी। तो भूगोल की क्या है, हम इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर सकते हैं। देखिए ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। व्हाट इज जियोग्राफी, तो भाई भूगोल क्या है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके बारे में हम यहां से बात करना शुरू करते हैं। देखो भाई, द स्टडी ऑफ जियोफिजिकल यानी भूभौतिकी घटनाओं का अध्ययन, इसका मतलब हो गया जियोफिजिकल मींस भूभौतिकी, ऑफ मींस काकी के, स्टडी मींस अध्ययन। तो भूभौतिकी ना इवेंट्स मतलब घटनाओं का, तो भूभौतिकी घटनाओं का अध्ययन अकरिंग जो होता है, घटित होता है ऑन अर्थ पृथ्वी पर। तो कह रहा है कि यहां से यहां तक देखिएगा, जियोफिजिकल इवेंट्स भूभौतिकी घटनाओं, ऑफ मींस का, स्टडी मींस अध्ययन। तो भूभौतिकी घटनाओं का अध्ययन, अकरिंग मींस जो होता है या घटित होता है ऑन अर्थ पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर होने वाली भूभौतिकी घटनाओं का अध्ययन इज कॉल्ड जियोग्राफी, भूगोल कहलाता है। दैट इज अर्थात द स्टडी ऑफ द कॉजेस, अर्थात उन सभी घटनाओं का अध्ययन, अर्थात उन सभी घटनाओं का अध्ययन, द कॉजेस ऑफ स्टडी, उन सभी घटनाओं का अध्ययन, दैट हैव एन इम्पैक्ट, जिसका प्रभाव या जो प्रभाव डालता है ऑन द अर्थ पृथ्वी पर, जो प्रभाव पृथ्वी पर डालता है, इज कॉल्ड जियोग्राफी यानी भूगोल कहलाता है। दैट इज, साथियों ध्यान में रखिएगा, मैं आपको यहां से हिंदी में बताने का प्रयास करता हूं। पृथ्वी पर होने वाली भूभौतिकी घटनाओं का अध्ययन भूगोल कहलाता है, अर्थात
ऐसी कोई भी घटना, ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी चीज जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है उसे हम भूगोल कहते हैं। फिर से समझिए कि पृथ्वी पर पड़ने वाले या पृथ्वी पर होने वाली भूभौतिक घटनाओं का अध्ययन, यानी किसी भी कारण से अगर पृथ्वी पर कोई भी प्रभाव पड़ रहा है, वो चाहे हमसे, आपसे और हमसे कोई प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहा है, तो उसका भी अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि मानव के कारण भी, आप लोग सुने होंगे, मानव के कारण भी भूगोल पर यानी पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि मानव वृक्षों की कटाई करता है, मानव खेती करता है, मानव आज बहुत सारे उर्वरकों का प्रयोग कर रहा है, जिससे मृदा की उत्पादन क्षमता, मिट्टी की उत्पादन क्षमता में कमी आ रही है। यही कारण है कि एक विषय भूगोल के अंतर्गत आप पढ़ते हैं, मानव भूगोल। बोलो हां या नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है किसी का भी प्रभाव अगर पृथ्वी पर पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी उसका अध्ययन भूगोल कहलाता है, यानी उस सभी चीजों का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। दूसरा देखो, आप लोग अगर जानते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर ये हम अपनी पृथ्वी मैया को बना लें तो ये हमारी पृथ्वी मैया है, और इसके बाद यहां पर अगर हमारे पास सन है, सूरज है ना, चलो, तो ये सन है, सूर्य है, और यहां पर चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, मामा है, चंद्रमा मामा है। तो अगर हम इनकी बात कर लें, तो इनकी बात करें तो इनकी वजह से पृथ्वी पर क्या होता है, इनकी वजह से पृथ्वी पर ज्वार आता है, नाम सुने होंगे, भाटा आता है, नाम सुने होंगे। इसलिए मेरे साथियों, पृथ्वी के यानी भूगोल के अंतर्गत हम सूर्य का भी थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं और चंद्रमा का भी थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं। ध्यान में रखना, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, सूर्य भूगोल के अंतर्गत हम सूर्य की संरचनाओं के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं करते हैं। ध्यान में रखिएगा, भूगोल के अंतर्गत की मैं बात कर रहा हूं। भूगोल के अंतर्गत हम सूर्य के संरचना के बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं करते हैं कि सूर्य की संरचना कैसी है, क्या तापमान है, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजों का अध्ययन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इस चीज का अध्ययन हम कहां करते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में करते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में, है ना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी में करते हैं। किसका अध्ययन? अगर हम लोग यहां पर बात करें, क्या हुआ भाई, हेलो, कौन, इधर आइए। चलिए, तो यहां पर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कहा कि सन और चंद्रमा जो है, सूर्य और चंद्रमा जो है, इनकी संरचनाओं का अध्ययन हम बहुत ज्यादा नहीं करते हैं भूगोल के अंतर्गत। हम क्या करते हैं भूगोल के अंतर्गत, ध्यान में रखिएगा, भूगोल के अंतर्गत, ज्योग्राफी के अंतर्गत हम सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर कैसे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो भी प्रभाव पड़ता है, उन प्रभावों के अंतर्गत इनका थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, भूगोल के अंतर्गत हम सूर्य का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। तो जिनका प्रभाव पृथ्वी पर पड़े, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसका अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो बस इतनी बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि पृथ्वी पर किसी भी तरीके से किसी का भी प्रभाव पड़े, उसका अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसलिए आप लोग यहां पर देखिए, तो हम इनका भी अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग और भी चीजों का अध्ययन करते हैं, जैसे पृथ्वी पर ही हम लोग देखते हैं क्या लगाया जाता है, पृथ्वी पर ही उद्योग वगैरह लगाए जाते हैं, उद्योग, है ना, उद्योग लगाए जाते हैं। पृथ्वी पर ही कृषि की जाती है, आपको यह भी पता है। इसलिए हम लोग कृषि, भूगोल के अंतर्गत कृषि को भी पढ़ते हैं, भूगोल के अंतर्गत उद्योगों की स्थापना के बारे में पढ़ते हैं कि उद्योगों की स्थापना कैसे की जाती है, क्या होता है, इन सारी चीजों का अध्ययन हम इनके अंतर्गत करते हैं। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं भाई कि ये क्या है, भूगोल के अंतर्गत चीजें शामिल होती हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर परिभाषा लिखना है तो मैं आपको बोल दे रहा हूं कि पृथ्वी पर होने वाली भूभौतिकी घटनाओं का अध्ययन भूगोल कहलाता है। पृथ्वी पर होने वाली भूभौतिकी घटनाओं का अध्ययन भूगोल कहलाता है। अर्थात किसी भी ऐसी घटना का अध्ययन जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पृथ्वी पर दिखाई देता है, उसका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात किसी भी ऐसी घटना का अध्ययन जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, उसका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि
भूगोल किसे कहते हैं? आज से अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई व्हाट इज जियोग्राफी, भूगोल क्या है, तो भूगोल में आपको हम बताते हैं कि भूगोल के बारे में अगर हमसे कोई पूछता है कि भूगोल क्या है, तो हम यही जवाब देंगे कि पृथ्वी पर होने वाली किसी भी घटना का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, आप लोगों में से कई लोग होंगे, हो सकता है कि जिनको लगेगा कि सर थोड़ा सा और बता दो इसके बारे में, तो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। चलो यहां सुनते हैं ना। देखो भाई, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो यहां पर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि भूगोल क्या है, हम इनके बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले तो आप लोगों में से जानते हैं कि आप लोग भूगोल, है ना, भूगोल। अब हम थोड़ी सी भूगोल की संरचना अर्थात पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बाद हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, तो हम समझेंगे इसको। भूगोल, देखो भाई, भूगोल जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, ये आप लोगों को पता भी होगा। भू है, भू मीन्स होता है पृथ्वी, और है ना, भू मीन्स होती है पृथ्वी, और इसके बाद यहां पर हम आपको एरो लगा करके बना दे रहे हैं, और इसके बाद गोल है, गोल का अर्थ है ना, गोल का अर्थ है गोल रूप या गोल आकार में, है ना, गोल आकार का। तो पृथ्वी जो है वो क्या है? पृथ्वी जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, भू प्लस गोल। भू मीन्स होता है पृथ्वी, और गोल मीन्स होता है गोल आकार का, अर्थात पृथ्वी का संबंध, है ना, अर्थात पृथ्वी का संबंध गोल आकार से है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, पृथ्वी का संबंध गोल आकार से है, इसलिए आप पृथ्वी को गोल गोल थोड़ा सा आप इस तरीके से देखते हैं, हालांकि एकदम गोल नहीं है, लेकिन गोल आकार का है, शेप का है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो ध्यान में रखना, इसी को अंग्रेजी में जो भूगोल है, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोग्राफी, जियोग्राफी। तो ध्यान में रखिएगा, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जियोग्राफी। और जो जियोग्राफी है, इस ये जो जियोग्राफी शब्द है, ये जियोग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो प्लस ग्राफोस, है ना, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो प्लस ग्राफोस। आप यहां पर मैं दूसरा चिन्ह लगा करके बना दे रहा हूं, ग्राफोस। तो है ना, जियो प्लस ग्राफोस। जियो मीन्स होता है पृथ्वी, जियो मीन्स होता है पृथ्वी, और ग्राफोस मीन्स होता है अध्ययन। तो ध्यान में रखेंगे क्या होता है? अध्ययन, ठीक है, अध्ययन। ग्राफोस मीन्स होता है अध्ययन। तो भाई जिसके अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है उसी को हम जियोग्राफी कहते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। जियोग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो मीन्स होता है पृथ्वी, और ग्राफोस मीन्स होता है अध्ययन। तो जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं उसे हम जियोग्राफी कहते हैं। अब पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, इसका मतलब क्या? पृथ्वी पर होने वाली किसी भी घटना का अध्ययन हम करेंगे, वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी? भूगोल के अंतर्गत रखी जाएंगी। आई होप कि ये बात मेरी आपको समझ में आ रही होगी। तो ध्यान में रखिएगा, मैंने क्या कहा? पृथ्वी पर होने वाली समस्त घटनाओं का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो यहां पर भी वही चीज है, जियोग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो पृथ्वी, और ग्राफोस मींस अध्ययन, अर्थात पृथ्वी पर होने वाली समस्त घटनाओं का अध्ययन, या पृथ्वी का अध्ययन भूगोल कहलाता है। तो जब पृथ्वी का अध्ययन आप करेंगे तो उस पर आप देखेंगे कि पृथ्वी पर पर्वत, पठार, नदी, झील सारी चीजें बनती हैं। इसलिए हम लोग भूगोल के अंतर्गत भूगोल के अंतर्गत नदियों का अध्ययन करते हैं, भूगोल के अंतर्गत झीलों का अध्ययन करते हैं, भूगोल के अंतर्गत इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं, है ना। तो ये बात आप ध्यान, चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इन सारी चीजों को हमने समझाया। अब इसके बाद हम लोग एक चीज को और भी समझ सकते हैं। यहां पर देखिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये नदी कहां बनती है, नदी कहां बनती है, जाहिर सी बात है आप बताएंगे कि सर पृथ्वी पर बनती है, पृथ्वी पर। तो इसका मतलब है कि नदी का अध्ययन भी भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। हमने कहा आपसे कि पृथ्वी पर होने वाली कोई भी घटना, कोई भी घटना जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पृथ्वी पर पड़े, उसका अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अगर हम पहाड़ की बात करें, पहाड़ तो कहां बनता है? पृथ्वी पर बनती है, इसलिए भूगोल के अंतर्गत हम पहाड़ों का अध्ययन करते हैं। ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल की हम बात कर रहे हैं, वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल जो है, वायुमंडल कहां पर है? पृथ्वी पर ही है ना। और पृथ्वी पर क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, और इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल जो है इसी पृथ्वी पर चारों ओर पाया जाता है।
इसलिए हम पृथ्वी के अंतर्गत यानी भूगोल के अंतर्गत हम क्या करते हैं, वायुमंडल का भी अध्ययन करते हैं। तो आप आज से आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि भूगोल के अंतर्गत हम क्या करते हैं, पृथ्वी पर होने वाली भूभौतिकी घटनाओं का अध्ययन, अर्थात पृथ्वी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रभाव पड़ता है तो हम उसका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अब आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो ये सोचेंगे कि सर भूगोल के अंतर्गत तो हम सूर्य का अध्ययन करते हैं, भूगोल के अंतर्गत तो हम चंद्रमा का अध्ययन करते हैं, भूगोल के अंतर्गत तो हम पता नहीं किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो ध्यान में रखना भाई, भूगोल के अंतर्गत एक आप लोग नाम सुने होंगे बुध ग्रह। तो आप भूगोल के अंतर्गत बुध ग्रह का अध्ययन नहीं करते हैं, ध्यान में रखिएगा, भूगोल के अंतर्गत हम बुध ग्रह का अध्ययन नहीं करते हैं। अब आप लोगों में से एक लोग बोलेंगे कि सर करते हैं, किताबों में दिखा देंगे। तो भाई मेरी बात समझ लीजिएगा कि भूगोल के अंतर्गत अगर हम कभी बुध के बारे में पढ़ते भी हैं थोड़ा बहुत, तो हम सिर्फ उन चीजों को पढ़ते हैं जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर पड़ता होगा, या फिर हम बुध का अध्ययन इसलिए करते हैं, भूगोल के अंतर्गत करते होंगे कि बुध ग्रह को देखते हुए समझते हुए हम पृथ्वी को समझना चाहते हैं, इसलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। जैसे अगर आप लोग नाम सुने होंगे क्षुद्र ग्रह, है ना, क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह जो है, ये सब जो है क्षुद्र ग्रह का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत कभी कभी कर लेते हैं। तो क्यों करते हैं, दरअसल क्षुद्र ग्रह का मतलब छोटे छोटे ग्रह हैं, और इन क्षुद्र ग्रहों का, एस्टेरॉयड का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत इसलिए करते हैं क्योंकि हम इनको देखते हैं जब ये उल्का पिंड, जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर उल्का पिंड या जो भी चीजें हैं जब पृथ्वी पर गिरती हैं, तो उसकी संरचनाओं को समझते हुए, उनकी संरचनाओं को हम देखते हैं कि अच्छा ये इसकी संरचना ऐसी है, इसकी संरचना ऐसी है, इसकी संरचना ऐसी है, तो पृथ्वी की भी संरचना ऐसी होनी चाहिए, इसलिए हम क्षुद्र ग्रह का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। लेकिन सिर्फ उतना ही अध्ययन करते हैं जितने से कि हम इसके माध्यम से हम पृथ्वी को समझना चाहते हैं। तो आई होप कि हमारी बात समझ में आ रही होगी कि हम जैसे इनकी संरचना को देख करके, क्षुद्र ग्रह की संरचना को देख करके हम पृथ्वी की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो उसी संरचना के आधार पर तो उतनी ही संरचनाओं का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कुल मिलाजुला करके यह है कि जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पृथ्वी पर पड़ेगा उसे हम भूगोल कहते हैं। चलिए, उसका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो भाई, तो फटाक से आप कह सकते हैं कि अगर आपको परिभाषा लिखनी हो तो आप कह सकते हैं कि आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, पृथ्वी पर पड़ने वाली, पृथ्वी पर पड़ने वाली प्रत्येक, चलो ऐसे लिख दिए, प्रत्येक घटनाओं का अध्ययन, घटनाओं का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। है ना, जाता है। अब जैसे आप लोगों में से मैं एक बात बताऊं कि जैसे यहां पर आप लोगों को अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और यहां पर हमारा सन हो गया, आप इसको देख सकते हो, और यहां पर हमारा मून हो गया, हम इसको देख सकते हैं। अब देखो भाई ना, समझने का प्रयास करना। हमने ये कहा अभी थोड़ी देर पहले, हमने आपसे कहा था कि यहां पर क्या होता है, हम थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, पेन के कलर को। तो यहां पर ज्वार और भाटा आता है, ज्वार और भाटा की बात होती है यहां पर। तो आप इस बात को समझो, ज्वार और भाटा जो आ रहा है वो इनके कारण आ रहा है, अर्थात सूर्य के कारण और चंद्रमा के कारण। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम क्या करते हैं, ज्वार भाटा का अध्ययन करते हैं, तो हम इतना यह समझते हैं कि ज्वार भाटा आना एक घटना होगी, ज्वार भाटा आना क्या हो गया, एक घटना होगी। तो ये ज्वार भाटा जो घटना हो रही है, वो घटना क्यों हुई, इसलिए हम थोड़ा बहुत सूर्य का अध्ययन भी कर लेते हैं। यानी पहले समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या लिखा गया है, पृथ्वी पर पड़ने वाली प्रत्येक घटनाओं का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात पृथ्वी पर एक घटना हो रही है, ज्वार और भाटा का आना। तो यहां पर हमने पूछा भाई ज्वार क्यों आया, ये घटना क्यों हुई, तो आपने कहा कि सूर्य के कारण। तो हमने पूछा कि क्यों सूर्य के कारण हुआ, तब आप बताएंगे कि दरअसल सूर्य के पास भी आकर्षण बल कार्य करता है, और सूर्य क्या करता है, पानी को खींच लेता है, तो पानी का ऊपर उठ जाता है पानी, और इसी को हम कहते हैं ज्वार। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि सूर्य के कारण यह घटना हो रही है, इसलिए हम इसके अंतर्गत अर्थात भूगोल के अंतर्गत हम सूर्य का अध्ययन थोड़ा बहुत करते हैं। और हम सूर्य का अध्ययन इसलिए नहीं करते हैं कि सूर्य को हमें पढ़ना है, बल्कि हम सूर्य का अध्ययन थोड़ा बहुत इसलिए करते हैं क्योंकि
ये जो घटना हो रही है ज्वार का, ये घटना सूर्य के कारण हो रही है। दूसरी बात कि भूगोल के अंतर्गत, ये बात ध्यान में रखिएगा, भूगोल के अंतर्गत हम इसकी संरचनाओं का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, किसी भी बात को लेकर के आप कमेंट करेंगे, हम आपके कमेंट का आंसर जरूर देंगे। ठीक है, जैसे एक भाटा का आना अर्थात पानी का धस जाना, दब जाना या फिर वापस चला जाना। तो जब यहाँ भाटा आया तो ये भी एक घटना हुई। तो ये घटना क्यों हुई, तो फिर आप इसको बताते हैं, तो इसके कारण बताते हैं, है ना। तो हालांकि यहाँ भी ज्वार आएगा, आप लोग यहाँ भी जानते हैं कि यहाँ ज्वार ही आएगा, तो दोनों जगह ज्वार आएगा, एक जगह तीव्र होगा, एक जगह कम होगा थोड़ा सा, और इधर भाटा आ जाएगा, इस साइड पर भाटा आ जाएगा, इस साइड पर भाटा आ सकता है। तो ये सब घटनाएं क्यों हो रही है, तो आप ये बताएंगे कि सर इनके कारण हो रहा है, इन सूर्य चंद्रमा के कारण ये घटनाएं हो रही है, इसलिए हम इसे इसके अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा। तो भूगोल के अंतर्गत उन समस्त घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। चलो आगे बात करते हैं। अभी हमने आप लोगों को बता दिया कि भूगोल कितने शब्दों से मिलकर के बना है। अब हम आप लोगों को एक नई चीज बताने चल रहे हैं, वो थोड़ा सा गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम यहां पर भूगोल के जनक की बात कर लें, भूगोल के जनक, है ना, भूगोल के जनक, यानी हम पिता की बात कर लें, भूगोल के पिता की बात कर लें कि भाई भूगोल के पिता कौन है, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो भूगोल के जनक या भूगोल के पिता कौन है, तो भूगोल के जनक के बारे में लोगों की मान्यताएं हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि दो हैं, तो ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हिकैटियस है, तो कुछ लोग कहते हैं हेरोडोटस है। तो हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में भूगोल के पिता कौन है। हेरोडोटस है, एक आध लोग तो हेरोडोटस बोल देते हैं और कुछ लोग इरेटोस्थनीज बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हमसे कोई पूछता है कि भूगोल के जनक या पिता, तो हम हिकैटियस कह सकते हैं। हिकैटियस ये भूगोल के जनक हैं, लेकिन साथ ही साथ देखते रहिएगा कि ये भूगोल के व्यवस्थित जनक नहीं है। हम पेन को चेंज करते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। तो भूगोल के जनक ये जो है, ये व्यवस्थित भूगोल के जनक नहीं है साथियों, ध्यान में रखिएगा। हिकैटियस जो है, इसके बाद एक आते हैं दूसरे व्यक्ति। पेन दिख रहा है जी, वेरी गुड। तो यहां पर क्या है, ये है इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज। तो ये इरेटोस्थनीज हैं, ये है भूगोल, व्यवस्थित भूगोल के जनक। तो ये व्यवस्थित भूगोल के जनक हैं, व्यवस्थित भूगोल के जनक। अब आप लोगों में से कई लोगों के मन में ये चलेगा कि सर ये बताओ कि अगर दोनों आ गया ऑप्शन में तो क्या करेंगे, है ना। अगर आप मान लीजिए कभी परीक्षा दे रहे हैं तो देखो ध्यान से समझना। पहले तो अगर एक आ गया, हिकैटियस आ गया, तो हिकैटियस पर तो आप टिक लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपके लिए अच्छा होगा। आप कोई एक आ गया, इरेटोस्थनीज आ गया, तो आप इस पर भी क्या कर लेंगे, टिक लगा लेंगे, ये भी आपके लिए सही है। लेकिन अब एक समस्या ये आएगी कि, ठीक है, एक समस्या ये आएगी कि आपके मन में ये चलेगा कि सर ये बताओ कि अगर दोनों आ गया तब किस पर टिक लगाएंगे। तो मेरे भाई ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर दोनों ऑप्शन में है, हिकैटियस है और इरेटोस्थनीज है, तो आप इरेटोस्थनीज पर टिक मारिएगा जब दोनों साथ में होंगे। तो आगे बात कर लेते हैं हिकैटियस के बारे में थोड़ा सा। देखो, जब पहले भूगोल का अध्ययन यानी भूगोल के जनक के रूप में कोई व्यक्ति आया तो वो हिकैटियस आए थे, लेकिन इन्होंने व्यवस्थित रूप से भूगोल का अध्ययन नहीं किया। ध्यान में रखिएगा, इन्होंने व्यवस्थित रूप से भूगोल का अध्ययन नहीं किया था। ये पहले जनक थे, पहले जनक हैं, ये पहले जनक है। भूगोल के पिता के रूप में हिकैटियस को पहले माना जाता था, लेकिन जब इरेटोस्थनीज आया तो इरेटोस्थनीज ने उसको और भी बेहतरीन तरीके से समझाया और बेहतरीन तरीके से उसका अध्ययन किया। इसलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का व्यवस्थित जनक कहा जाता है, वास्तविक जनक कहा जाता है। तो दोनों ही जनक है। आप बस इस बात को समझिएगा कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आप दोनों अगर ऑप्शन में रहता है तो आप इरेटोस्थनीज को टिक मारिएगा, और अगर ये आ गया कि पहला जनक कौन था तो हिकैटियस था, और अगर दोनों ऑप्शन में है और पहला जनक नहीं पूछा है तो आप क्या करेंगे, आप टिक मारेंगे किसको, आप मारेंगे व्यवस्थित इरेटोस्थनीज को। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्रम की साइड की तरफ। तो यहां पर देखो हमारे पास हम बात करते हैं सब डिविजन। आज हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं साथियों, तो ध्यान में रखिएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है भूगोल के उपभाग यानी सब डिविजन ऑफ ज्योग्राफी।
तो सब डिविजन ऑफ जियोग्राफी क्या है? भूगोल के मुख्य रूप से दो उपभाग होते हैं। कितने मुख्य उपभाग होते हैं? दो उपभाग होते हैं। भूगोल के मुख्य रूप से दो उपभाग होते हैं। एक होता है भौतिक भूगोल और दूसरा होता है मानव भूगोल। ध्यान में रखना, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने समझने का प्रयास किया, हमने समझा। तो देखो, दो भूगोल के मुख्य रूप से दो उपभाग होते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल फिर से कई डिवीजन में बटा होता है। भौतिक भूगोल के भी कई सब डिवीजन होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? एक है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान का मतलब है कि हम लोग ये समझते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, कैसे है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़ भी रहे हैं तो आप लोग जानते भी होंगे कि हम भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं। तो ये मान लो कि ये पृथ्वी हो गई और इस पृथ्वी के अंदर ऊपर सबसे पहले आप क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। यहाँ क्रस्ट है, आप इसको क्रस्ट बोलते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं क्रस्ट है। फिर इसके बाद आप क्या बोलते हैं? दूसरा जो होता है वो मेंटल होता है, मेंटल। और तीसरा जो होता है उसे कोर कहते हैं। और इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं वो आप जानते हैं। तत्वों के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर हम आपसे बात करें तत्वों के बारे में, तो आप इसको एक दूसरे नाम से और भी जानते हैं। यहाँ पर चलो हम आपको यहाँ पर भी बना करके बता देते हैं ताकि आप इसको समझ पाओ। तो ये हमारी पृथ्वी है। अगर हम इसको पृथ्वी को ऐसे काट करके देखते हैं तो पृथ्वी ऐसे हमें दिखाई देगी। तो सबसे पहले ऐसे ऊपर का भाग क्रस्ट हो गया, बीच का भाग मेंटल हो गया और नीचे का भाग कोर हो गया। क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है उसको आप लोग जानते होंगे सियाल, सीमा और नीफे के नाम से, है ना। तो यहाँ पर क्या है? सियाल है। मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर क्या है? सियाल, सियाल सॉरी, ये हो जाएगा सियाल, सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। यहाँ मेंटल वाले भाग में सियाल और मेंटल, सीमा, यहाँ होता है सीमा। और यहाँ पर होता है नीफे, NIFE। तो यहाँ पर क्या है? सियाल, सीमा और नीफे। सियाल का CSI का मतलब होता है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को पहले से भी पता होगा। तो SI का मतलब होता है सिलिकॉन और AL का मतलब होता है एल्युमिनियम। SI का मतलब होता है सिलिकॉन और MA का मतलब होता है मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीस। और NI का मतलब होता है निकेल और Fe का मतलब होता है फेरस, मतलब आयरन। तो सबसे ज्यादा जो जहां पर हम लोग हैं, पृथ्वी पर जहां हम लोग हैं, उस सबसे ऊपर जो है हम लोग क्रस्ट पे ही रहते हैं और क्रस्ट पे ही समुद्र बना हुआ है, क्रस्ट पे ही सारी चीजें हैं। तो उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम। क्या है? सिलिकॉन। ये वनडे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। यहां पर है सिलिकॉन और मैग्नीज और यहां पर है निफे और फिर फेरस। तो ये चीज आप जानते रहेंगे। निकिल, निकिल है, निकिल है, मैं यहाँ निकिल लिख देता हूं, निकिल। अब निकिल या निकिल लिखा रहेगा, उसके लिए आप टेंशन उनसन मत लेना। Fe है तो इसका मतलब है फेरस, फेरस का मतलब होता है आयरन। चलो आयरन लिख देते हैं, चलो फेरस पहले लिख करके आयरन लिख देते हैं। तो ये है आयरन, आयरन, ठीक है। तो ये आयरन है, लोहा है। तो ऐसे तत्वों की मात्रा पाई जाती है। तो हम क्या करते हैं? पृथ्वी की संरचना के बारे में हम भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम इसी का अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी परतें हैं, कैसे है, कहाँ कहाँ कौन सा तत्व पाया जाता है, ठोस है कि द्रव अवस्था में है कि पानी के रूप में। जैसे आप लोगों में से कई लोग बोलते हैं कि भैया, गाँव में आप लोग सुने होंगे, गाँव के लोग क्या बोलते हैं? गाँव के लोग बोलते हैं कि निचवा जमीनिया के अंदरवा कुल पाताल लोक है और पाताल लोक में कुल राक्षस रहते हैं, जानवर रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं। अभी मैं इलाहाबाद में जल्दी जा रहा था, अभी 2 महीने हो रहा होगा, 2-2.5 महीने पहले की बात है। तो वो लोग कुछ आदमी थे, लगभग 50 साल के, 55 साल के, 60 साल के। तो वहां पर वो लोग जा रहे थे, तो जाते हुए ये बात कर रहे थे ट्रेन में कि जानते हैं कि जो मेढक उठक निकल आते हैं वो दरअसल पाताल लोक में चले जाते हैं, निचवा धरती के अंदर वहां सब आदमी हैं और आदमी लोग फिर कभी कभी राक्षस बन करके निकलते हैं या फिर नीचे राक्षस हैं। मतलब इस तरीके की बातें कर रहे थे कि ऐसा है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या वास्तव में सच में ऐसा है कि नीचे भूत है कि राक्षस है, क्या है। तो ध्यान में रखिएगा, ये किसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे? भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत, कि अर्थात पृथ्वी की संरचना अंदर कैसी है। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है, हम भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे, जलवायु विज्ञान का। जलवायु विज्ञान का अध्ययन हम करते हैं तो जलवायु का मतलब है कि इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? हम लोग क्लाइमेटोलॉजी, इसकी अंग्रेजी होती है। यहाँ पर
भू आकृतिक विज्ञान का जो इंग्लिश होती है आप लोगों में से कई लोग जानने का प्रयास करेंगे, तो जियोमॉर्फोलॉजी होता है, जियोमॉर्फोलॉजी। है ना, ये जियोमॉर्फोलॉजी होता है। तो भू आकृतिक विज्ञान की मीनिंग। अगर हम अब जलवायु विज्ञान की बात कर लें तो जलवायु विज्ञान जो है वो क्लाइमेटोलॉजी है। मैं यहां लिख देता हूं CL, क्लाइमेटोलॉजी। तो चलो मैंने यहां लिख दिया क्लाइमेटोलॉजी, CLIMATOLOGY, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान क्या होता है? जलवायु विज्ञान के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम यही सीखेंगे कि पृथ्वी पर जो संरचना, पृथ्वी पर जो वायुमंडल है वो किस तरीके से है, किस तरीके से उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम इन सारी चीजों का अध्ययन हम पढ़ने वाले हैं। क्या ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर वायुमंडल, जल मतलब क्या है, वायुमंडल किस तरीके से है। आप बस अभी इसके लिए समझ लो कि वायुमंडल के हम बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल के बारे में हम लोग जलवायु विज्ञान के बारे में, जलवायु विज्ञान में पढ़ेंगे, जलवायु भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, हवाओं के बारे में पढ़ेंगे, हवाओं के बारे में पढ़ेंगे, है ना, पवन के बारे में पढ़ेंगे। ये सब वही चीज है, हवा, पवन, है ना। और बादल के बारे में पढ़ते हैं, बादल कैसे बनते हैं, वर्षा कैसे होती है, ये सारी की सारी चीजें हम क्या करते हैं, दिन रात कैसे होता है, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। दिन और प्लस रात कैसे होता है, हम इन सारी चीजों को हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हमें किन किन चीजों को पढ़ना है, वायुमंडल, हवाओं को, बादल को, वर्षा को, दिन रात को, मौसम जो बदलते रहते हैं, मौसम जो आप लोग गाना गाते हैं, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, तो ये मौसम है भाई, तो मौसम का भी अध्ययन करते हैं, है ना। इन सारी चीजों का अध्ययन हम जलवायु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, अर्थात क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो हम पढ़ाएंगे डिटेल में तो आपको बताएंगे, अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जल यानी समुद्र विज्ञान, हम इसको ओशनोग्राफी कहते हैं, OCEAN, ओशनोग्राफी, GRAPHY, ओशनोग्राफी हम इसको बोलते हैं। ओशनोग्राफी के अंतर्गत हम समुद्र की धाराओं का अध्ययन करते हैं, समुद्र के नीचे धाराएं कैसे कैसे चलती हैं, क्या होता है उन धाराओं, कैसे ये धाराएं बदलती हैं, कैसे ये धाराएं चलती हैं। तो हम यहाँ पर ओशनोग्राफी धाराओं के बारे में, जल धाराओं के बारे में पढ़ते हैं, जल धाराओं। तो ये बात आप ध्यान में रखना, हम यहाँ पर जल धाराओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जल धाराओं के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है जैव भूगोल। जैव भूगोल के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं भाई, जैव भूगोल के अंतर्गत हम, जैव भूगोल की वैसे मीनिंग क्या होती है, जैव भूगोल की मीनिंग होती है बायो जियोग्राफी, है ना। तो ये होता है बायो जियोग्राफी, जैव भूगोल के अंतर्गत। नहीं, जैव भूगोल दो जगह हो गया, ओ सॉरी 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 सॉरी, चलो यहां पर अब लिख ही देते हैं। तो जैव भूगोल के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं भाई, जीवों का अध्ययन करते हैं, अर्थात हम जीवों का प्रभाव भूगोल पर, जीवों का यानी जैसे जानवर हैं, कौन कौन से जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, हम उसको जैव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, है ना। प्रभाव कैसे पड़ता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो अर्थात आपको ये समझ में आना चाहिए कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत तो हम बहुत सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं, भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु, जल समुद्र, जैव भूगोल, ना, इस तरीके से बहुत सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, यहां पर हम बात करते हैं यहाँ मानव भूगोल, यानी चूंकि हमने कहा कि दो भागों में होता है, तो पहला है जीव मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में पहला है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में यानी ऐसी सारी चीजें जैसे वनों की कटाई, या फिर वो तो वनों की कटाई पर्यावरण से भी संबंधित आ जाएगा, लेकिन इससे भी तो संबंधित आएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, हम लोग उद्योगों को पढ़ेंगे, उद्योग पढ़ते हैं, कृषि पढ़ते हैं, है ना, भवन वगैरह आप बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी किससे हैं, आर्थिक भूगोल से संबंधित है। इसलिए हम मानव, क्योंकि मानव भी इसी पृथ्वी पर सब क्रियाएं कर रहा है, तो और जीवन यापन करने के लिए कुछ अच्छे अच्छे काम करता है, कुछ चाहता है कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा हम लाभ कमा लें, तो वो सारी चीजें आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आएंगे। इसी पर हम लोग राजनीतिक भूगोल भी अध्ययन करते हैं। पृथ्वी पर ही तो राजनीति होता है, ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी के ऊपर आसमान में, हवाओं में राजनीति आप करते हैं। सारे नेता जितने हैं, मोदी है या अमित शाह है या फिर राहुल गांधी जी हैं या कोई भी नेता है, ऐसा तो है नहीं हवा में उड़ गए और वहीं पर राजनीति कर रहे हैं, हवा हवा चलो राजनीति करते हैं, आजा हवा में राजनीति करते हैं, ऐसा तो है नहीं। मतलब ये लोग भी राजनीति करेंगे तो कहां करेंगे, पृथ्वी पर ही करेंगे। तो पृथ्वी पर राजनीति करने के लिए ध्यान में रखिएगा,
पृथ्वी पर राजनीति करते हैं, इसलिए राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल का एक पार्ट होता है, राजनीतिक भूगोल, है ना। जैसे सीमाओं का सीमांकन, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर भारत की बात कर लें, ये हमारा भारत है, प्यारा भारत, महान भारत, है ना। तो ये हमारा भारत है, ठीक है। तो थोड़ा सा तिरछा मिर्चा बन गया है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे है, तो हमारा ये भारत जो बन रहा है, आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है ऐसे से यहाँ पर चीन है ना, यहाँ चीन है। तो हमारा और चीन का संबंध जो है ये सीमा राजनीतिक तो है, यहाँ पर सी जिनपिंग राजनीति कर रहा है, यहाँ पर भारत के इस समय पीएम मोदी जी जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं, और उसके बाद हमारी एक सीमा है। तो ये राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आज चीजें आ जाती हैं। हालांकि इनको हम पेपर 3 के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, हम IR पढ़ते हैं तो वहां इसको जरूर पढ़ते हैं, लेकिन हम भूगोल के अंतर्गत भी थोड़ी बहुत चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल का मतलब है कि भाई समाज है, समाज भी पृथ्वी पर ही रहता है, तो समाज में बहुत सारे लोग हैं, है ना। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मतलब किसी जाति धर्म का है, तमाम प्रकार की चीजें हैं, तो यहाँ सामाजिक भूगोल है। सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल का मतलब है कि हम सभी लोगों की मान्यताएं भी अलग अलग है। नगरीय भूगोल, आज आप देख रहे हैं कि नगर में क्या होता है, बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, बड़े बड़े मकान बना दिए जाते हैं, और जब ये बड़े बड़े मकान बना दिए जाते हैं तो आपको ये बात तो समझ में आ ही रही होगी कि हम सब बड़े बड़े मकान बनाते हैं, तो इन बड़े बड़े मकानों में क्या होता है, इन बड़े बड़े मकानों में लोग क्या करते हैं, ईंट कंक्रीट से सब बनाए रहते हैं, और इसमें क्या होता है, तापमान बहुत ज्यादा होता है तो प्रभाव पड़ता है, और फिर निकासी, जल की निकासी वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो नगरीय भूगोल के अंतर्गत हम इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब यह है कि भूगोल पृथ्वी पर किसी भी चीज का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़े तो उसका अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। चलो आगे बढ़ते लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, हमारे पास यूपीएससी पाठ्यक्रम का यहाँ पर सिलेबस है। इस सिलेबस को हम आपको दिखाते हैं, समझने का प्रयास करना ये सिलेबस क्या कहता है। थोड़ा सा भी आप पढ़ करके आए हो तो उसको आप देखना, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर जो अभी हम सिलेबस की बात कर रहे थे, जो अभी हमने उधर दिखाया, तो वो चीज आप यहाँ पर देखना, ये वाला पॉइंट है, भारतीय एवं विश्व का भूगोल। भारतीय एवं विश्व का भूगोल, इसमें क्या क्या दिया है, तो देखो सबसे पहले दिया है भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। देखो भौतिक भूगोल आ गया भाई, भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, यही सारी चीजें हैं। तो इसी को तो हमें पढ़ना है। अब हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि भौतिक भूगोल है, अच्छा बस इतने हैं सिलेबस में, इतने नहीं है सिलेबस में। सिलेबस में तो बहुत कुछ है, ये केवल लिखा है भौतिक भूगोल। यूपीएससी जो यूपीएससी ने जो सिलेबस को जारी कर रखा है उसमें सिर्फ इतना लिख दिया है कि भारत एवं विश्व का भूगोल, और इसमें सिर्फ लिखा है भौतिक, सामाजिक, आर्थिक। अब इसको अगर आपको डिफाइन करना है, इसको आपको समझना है, तो आप जाकर के डिटेल में समझो, और वो डिटेल में कैसे समझ में आएगा अभी हमने आप लोगों को बताया, इसलिए वीडियो आकर के जरूर आप लोग देखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अभी देखो मैंने भौतिक भूगोल कहा, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत तो ये सारी चीजें आ जाएंगी ना, जैव भूगोल, जल भूगोल और जलवायु भूगोल और भू आकृति भूगोल, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद यहां पर है सामाजिक आर्थिक भूगोल है। तो सामाजिक आर्थिक भूगोल मतलब यानी यहां पर ये सारी चीजें आ रही है, सामाजिक और आर्थिक भूगोल भी सारी चीजें आ रही, इसलिए फसलों उसलों के नाम भी जो होते हैं भूगोल के अंतर्गत दिए गए होते हैं। तो ध्यान में रखो, भले ही छोटा सा सिलेबस लिख दिया है यूपीएससी ने, लेकिन उसका मीनिंग बहुत बड़ा है, उसको समझ में आना चाहिए। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक नहीं समझ ना, मामला गड़बड़ होगा। चलो मेंस के लिए बात कर लेते हैं। भाई मेंस के लिए कैसे जुड़ा हुआ है, तो यहां पर देखना, मेंस में भी यानी मेंस के प्रथम पेपर में भी भूगोल का बहुत बड़ा रोल है। तो यहां पर देखो, वैसे तो आपको क्या करना चाहिए, भूगोल को इतिहास से जोड़ करके पढ़ना चाहिए। अगर भूगोल और इतिहास आप नहीं जोड़ पाते हैं तो आप समझ लो कि यूपीएससी के लिए आप काबिल नहीं बन पाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा, ये जितनी जल्दी आपको बात समझ में आएगी उतनी जल्दी आप सीख पाएंगे। तो ध्यान से समझो इस बात को कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसमें नहीं है, मैं एक दूसरा दिखाता हूं स्लाइड, इस स्लाइड में होगा, आप इस स्लाइड में देखिए। तो यहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर देखो एक लिखा गया है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं एवं भारत की विविधता। तो देखो ये आप इतिहास में भी रख सकते हो और भूगोल के अंतर्गत भी रख सकते हो, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं एवं भारत की विविधता। तो ये फर्स्ट पेपर में, हालांकि इसको यूपीएससी के सिलेबस में एक भारतीय समाज का टॉपिक है उसको अलग से किया गया है, लेकिन भारतीय समाज का जो टॉपिक है आप उसमें जानते हैं भारतीय समाज जो भी परिवर्तित है, जैसे उत्तराखंड में जो लोग हैं, या फिर मिजोरम में जो लोग हैं, या फिर जो अरुणाचल प्रदेश में जो लोग हैं, और यूपी में जो लोग हैं, दिल्ली में जो लोग हैं, हम सभी लोगों की बोली भाषा थोड़ा सा परिवर्तित होता है। तो ऐसा परिवर्तित क्यों होता है, भूगोल का भी तो उसमें महत्व है।
तो इसलिए हम जब तक नहीं समझेंगे, भूगोल को इतिहास के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमें बहुत अच्छे से चीजों को समझ में नहीं आएगा और हम आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आगे देखना, आगे है देखो यहां पर महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हम देखेंगे और इसके बाद फिर क्या है हम जोड़ करके देखेंगे। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं भूगोल के बारे में, जो डायरेक्ट टॉपिक से है। तो विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। अब इसका मतलब है कि विश्व का भौतिक भूगोल समझ में आ रहा है। विश्व का भौतिक भूगोल मतलब कौन सा देश, स्थल भाग कहाँ है, कैसे है, पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, पर्वत में कौन सा ज्वालामुखी है, किस पर्वत, कौन सी क्रिया के माध्यम से पर्वत का निर्माण हुआ है। इसीलिए तो आप लोग देखते होंगे कि पीसीएस में या आईएएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ ये थोड़ा सा लिख दिया गया विश्व भर के विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। अब सिर्फ लिखा है भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, तो हमको लगता है कि यार चलो हो गया भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती क्या क्या चीजें हैं, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृतिक विज्ञान भी आता है, जलवायु भूगोल भी आता है और समुद्र भूगोल भी आता है कि नहीं आता है, और ये जैव भूगोल भी आता है। तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगी ना। तो जब तक आप वहां समझेंगे नहीं अच्छे से सिलेबस को कि अच्छा इसमें क्या क्या चीजें हैं, तब तक आप पढ़ेंगे कैसे। तो इसलिए अब जाना घर पे कभी भी, हालांकि मैं एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा, लेकिन आप क्या करिएगा, जब भी आप पढ़िएगा तो एक एक चीजों को निचोड़ करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आगे है विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। अब भाई विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं और उनका वितरण कैसे कैसे है, तो प्राकृतिक संसाधन कहाँ क्या है, इसको आपको जानने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये भूगोल के अंतर्गत ही है। आगे है फिर प्राकृतिक संसाधन, इसके बाद है कि यहाँ पर है विश्व के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेवार कारक। अभी हमने प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, यानी अभी हमने एक जगह बात करना शुरू किया था आप लोगों से उद्योगों के बारे में, है ना, उद्योगों के बारे में कि भाई उद्योग प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तो ये सारी चीजें कहाँ आ जाएंगी, इसी के अंतर्गत तो आएंगी कि भाई हम जैसे, अच्छा एक बात बताइएगा, सारी कंपनियां आप लोग जानते हैं कि आज बहुत सारी कंपनियां जो है, अगर हम भारत की बात करें तो गुजरात में ज्यादा कंपनी लगती है, उद्योग ज्यादा लगता है, दिल्ली में लगता है ना, आपके दक्षिण भारत के समीप लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उद्योग बहुत कम है। क्यों? कभी आपने सोचा उत्तर प्रदेश में उद्योगों की संख्या कम है, इसीलिए उत्तर प्रदेश का विकास भी कम हुआ है। तो कोई तो ऐसा कारण होगा ना कि जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में उद्योगों की संख्या कम हुई है या कम लगी है, उद्योग नहीं लगे हैं ज्यादा। बात समझ में आ रही है? वो राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, मैं मानता हूं कि राजनीतिक कुछ कारण रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ और भी तो कारण होंगे। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग इसके अंतर्गत इन्हीं का अध्ययन करेंगे। हमें यहां पढ़ना है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को कैसे स्थापित होंगे, कहां कहां स्थापित हो सकते हैं, कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से वहां पर उद्योग स्थापित होंगे और कौन कौन से ऐसे कारक होंगे जिसकी वजह से उद्योग स्थापित नहीं होंगे। इसलिए आपको यह पढ़ना चाहिए। वो आगे है अगला टॉपिक, हम लोग पढ़ेंगे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं। तो भाई ये भूभौतिकी घटनाएं हैं, क्यों? क्योंकि हमने कहा था पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, कैसी चीजें हैं, वो सारी चीजें तो हम इन्हीं के अंतर्गत पढ़ते चल रहे हैं, है ना। तो यहां पर हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, विशेषताएं और उनके स्थान पर अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोत और हिमावरण और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों का प्रभाव। तो हम इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान में रखिएगा। जब तक आप सिलेबस को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि कैसे, जैसे यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, भूकंप पढ़ लेते हैं, सुनामी पढ़ लेते हैं, ज्वालामुखी पढ़ लेते हैं। हमको जो टीचर्स लिखाते पढ़ाते हैं हम लोगों को वो लिखा देते हैं भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी। लेकिन यहां आगे सिलेबस में क्या लिखा गया है, आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं, आदि इनकी तरह जो भी है महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं और भौगोलिक, देखो पूरा पढ़ करके देखते हैं, विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं और वनस्पति एवं जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। तो देखो हमें यह समझना है परिवर्तनों के प्रभाव को, कि मतलब भाई ये जो हो रहा है ना, ये जो भूकंप आ रहा है ना, इससे कौन कौन से परिवर्तन होंगे, ये जो चीजें हो रही है ना, जो घटनाएं हो रही है, उनसे कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, इन सारी चीजों का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो आई होप कि आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे। हम पढ़ाएंगे आपको, हम लोग देखेंगे यहाँ पर सारी चीजों को देख पाएंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे, ये बात ध्यान में रखे रहेगा।
ठीक है। अभी तो हम सिर्फ सिलेबस के बारे में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सिलेबस को कैसे समझें। तो ये था हमारा सिलेबस भूगोल का। अब हम लोग साथियों आज का ये सेशन कैसा रहा आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और कल से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम अपनी भौतिक भूगोल से अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। और भौतिक भूगोल में जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा, भौतिक भूगोल में यहाँ पर जो टॉपिक है भौतिक भूगोल में सबसे पहला है भू आकृति विज्ञान, यानी भू आकृति भूगोल है। तो भू आकृति भूगोल का ही हम सबसे पहले अध्ययन करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो भू आकृति भूगोल के बारे में हम लोग सबसे पहले अध्ययन करना शुरू करेंगे। और ध्यान में रखिएगा वो सारे विद्यार्थी जैसे जो क्या करेंगे, जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो डेली का डेली इस वीडियोस को पढ़ते रहेंगे। और आपके मन में अगर कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज को लेकर के आपके मन में डाउट्स होते हैं, तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स करिएगा, कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और हम आपके कमेंट का आंसर वीडियो में ही दे सकते हैं या यहाँ भी दे देंगे, या आपको पर्सनली आप व्हाट्सएप पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9870441230। तो आप इस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप करके हमें क्या कर सकते हैं, अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। चलिए, जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम आपके प्रश्नों का उत्तर आंसर जरूर करेंगे। तो आज की ये सभा बस यहीं तक रोकते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। आज हमारा ये डेमो क्लास था और सिलेबस के बारे में हमारा इंट्रोडक्शन था। हमने इंट्रोडक्शन किया कि क्या है कैसे है। अब इसके बाद हम लोग कल मिलते हैं कल की क्लास में। मतलब कल तो आज दीपावली है, तो दीपावली के दिन से ही हमारी ये क्लास शुरुआत हुई है। और इसके पहले की एक वीडियो मैंने इसी कैमरे से शूट किया है। आप लोगों में से अगर लोग ना देखे हो तो जाकर के देखिएगा। यही शर्ट है, इसी शर्ट को पहन करके हमने वीडियो भी शूट किया था, तो आप जाकर के देख सकते हो। और उसमें हमने अपने बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में बता रखा है। और अभी जल्दी ही हमारा ऐप आ जाएगा, दीपावली के बाद हमें ऐप मिल जाएगा, तो ऐप को हम लॉन्च कर देंगे आप लोगों के पास। आप लोग ऐप पर भी जाकर के पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पर भी आप पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए बस करते हैं। और टाइम हो गया है, लगभग 45-46 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। और कोई भी आपके सुझाव हो, कोई भी चीज हो, तो आप हमें जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बात ध्यान में रखिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिलेबस को नोट करिएगा और इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए वंस अगेन जय हिंद जय भारत। और हाँ, सॉरी, एक मिनट, आप लोग कहेंगे कि यार जाते जाते तो फिर दो बार ऐसे बोल रहे हो। भाई अगर वीडियोस पसंद आई हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक अगली बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप क्या करिएगा, इस वीडियोस को आप दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ अपने स्टेटस पर भी जरूर लगाएंगे। तो चलिए बस इतनी सी बात कहनी थी और इसके लिए हम लौट करके आए। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।